नमस्कार। भूगोल विषय के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यतः इसमें जो सबसे प्रमुख पेपर है जो कि ग्रेजुएशन में भी आप लोग पढ़ते हैं, छात्रों को पढ़ना पड़ता है, और वही पेपर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं तब भी आप उसको पढ़ते हैं, एमफिल में भी उसको आप पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जिसको आप कह सकते हैं, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल से पहले अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल की एक सबसे जनरलाइज्ड अगर कोई परिभाषा हो सकती है तो वो ये है कि इसमें हम लोग पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं मानव अधिवास के रूप में। इंसान इसके ऊपर रह रहा है और जो मानवीय क्रियाएं जिससे ये सतह प्रभावित हो रही है उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली क्रियाएं, परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्षों या उससे ज़्यादा में संपन्न होते हैं। एक मानव जीवन में हम उसको महसूस नहीं कर सकते। यदि आपको कोई कहे कि हिमालय पर्वत या अरावली पर्वत श्रृंखला आज जहाँ है वहाँ वो पहले नहीं थी, तो ये कल्पना करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए भौतिक भूगोल में कल्पना शक्ति का बड़ा महत्व है। आप उस क्रिया को होते हुए देखा नहीं, वो घटनाक्रम आपके सामने घटित हुआ नहीं, लेकिन आप उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वो वर्णन सटीक तरीके से करने के लिए आपको उन जो क्रियाएं और परिवर्तन थे उनके बारे में सर्वप्रथम तो स्वयं को समझना होगा। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मान लो कोई नदी बह रही है और उसने बहुत गहरी घाटी अपर्दन की क्रिया द्वारा बना दी, और आपको या मुझे ले जाया जाए और ये कहा जाए कि जी ये जो बहता हुआ जल है इसके अपर्दन के कार्य से ये इतनी लंबी घाटी का निर्माण हुआ है, बड़ा कठिन है। क्योंकि मैं जहाँ अध्यापन कार्य कराता हूँ तो उसमें मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि भैया आप लोग को कभी मौका मिला जाने का ऐसी किसी जगह जहाँ आप नदी के इस तरीके की चीज़ों को महसूस कर सकें, तो नकारात्मक ही जवाब मिलता है कि जी हमारे को कभी जाने का मौका नहीं मिला, हमारे को देखने का मौका नहीं मिला। और ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो चीज़ें आप आँखों से देखते हैं आपको तुरंत समझ में आ जाती है, वो तुरंत आपका दिमाग उस चीज़ को समझ लेता है। लेकिन जो चीज़ आपने होते हुए नहीं देखी उसके बारे में कल्पना करना बड़ा कठिन है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए कोई 3 घंटे का मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। उस फिल्म में 3 घंटे के अंदर आपको दिखाया जाता है कि इंसान पैदा हुआ, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, और कई बार तो उस पिक्चर में उस फिल्म के 3 घंटे के अंतराल में वो मर भी जाता है। तो ये 3 घंटे में होना तो सब संभव नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग को उस तरीके से समझाते हैं और तो ही हम उस फिल्म को एंजॉय करते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंदर जब हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो कल्पना शक्ति का बहुत महत्व है। यहाँ एक और ये ध्यान देने वाली बात है कि अब तो खैर भूगोल विषय में बहुत चीज़ों का समायोजन हो गया, बहुत से ऐसे पेपर्स इंट्रोड्यूस हो गए। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो आपके पास इतने ऑप्शनल होते हैं जिनमें से आपको पढ़ना होता है, तो ये संभव ही नहीं कि वो सब पेपर आप पढ़ सकें, क्योंकि अब तो बहुत तरीके की ब्रांचेज होगी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्शन ज्योग्राफी, यू नेम द थिंग, और वो भूगोल के अंदर आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा, स्पेशलाइज्ड पेपर। तो जैसा मैंने ये कहा कि पृथ्वी की सतह का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं द्वारा प्रभावित होती है, तो थोड़ा बहुत हम पृथ्वी के अंतरतम भाग के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना भूगर्भ जियोलॉजी वाले जितनी बारीकी से पढ़ते उतनी बारीकी से हम
हम लोग भूगोल में नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो आपकी ऊपरी सतह को प्रभावित कर रहा है। और ये जो ऊपरी सतह है ये बड़ी परिवर्तनशील है। परिवर्तन वो चाहे होता बड़े लंबे अंतराल में है, लंबे समय में जाके होता है, लेकिन परिवर्तनशील है। जहाँ आज आप एक आकृति देख रहे हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, वो आकृति वहाँ पहले नहीं थी। और जो आपने आज देखी, लंबे समय के बाद होगा कि वो आकृति वहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर दो तरीके की शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक तो वो बल हैं जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं, और एक वो बल हैं जो पृथ्वी के बाहर काम करते हैं, शक्ति बाहर काम करती है। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जो अंदर की शक्तियां हैं वो पृथ्वी की जो सतह है उसको उबड़ खाबड़ करने का काम करती है, ऊंचा नीचा करने का काम करती है। और जो बाहरी शक्ति हैं वो जो ये असमानता आंतरिक शक्तियों द्वारा पृथ्वी की सतह पर क्रिएट की गई है, बनाई गई है, लाई गई है, उसको समतल करने का काम करते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यहाँ दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भौतिक भूगोल में इनका प्रयोग बड़े व्यापक स्तर पर होता है। अपर्दन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इरोजन, और अपक्षय, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेदरिंग। अपर्दन एक गतिशील क्रिया है जिसमें अपर्दन के कारक, जैसे बहता हुआ जल, तीव्र गति से चलने वाली पवन, खास करके रेगिस्तानी इलाकों में, समुद्रीय तरंगे, हिमनद उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, अपर्दन के ये कारक हैं। ये पदार्थों का अपर्दन मीन उनको जहाँ वो थे, जैसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण लें कि नदी का जल है, वो पहाड़ी क्षेत्र में जब बह रहा है तीव्र गति से, तो अपने साथ पदार्थों को तोड़ के, उनको लुढ़का के, ला के किसी दूसरी जगह जमा कर देता है। तो अपर्दन एक गतिशील क्रिया है जिसमें अपर्दन के कारक अपने साथ पदार्थों का अपर्दन कर और उनका परिवहन कर, अपने साथ उसको ले जाकर कहीं अन्यत्र उसको जमा कर देते हैं। वहीं अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें अपक्षय के कारक, जैसे सूर्य का ताप है, वर्षा का जल है, पानी का जमना पिघलना है, तुषार की क्रिया इत्यादि जो हैं, इनसे चट्टानें, या आप उसको कह सकते पृथ्वी की सतह, अपने मूल स्थान पर टूटती फूटती रहती है। तो अपर्दन और अपक्षय में अंतर केवल इतना है कि अपर्दन में पदार्थ एक जगह से टूटता है, दूसरी जगह जाकर जमा कर दिया जाता है। अपक्षय में वो अपने मूल स्थान पर ही टूटता फूटता रहता है। यहाँ एक और चीज़ स्पष्ट करने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि अपर्दन जहाँ हो रहा है वहाँ अपक्षय नहीं हो रहा, या अपक्षय की क्रिया जहाँ सक्रिय है वहाँ अपर्दन नहीं हो रहा। ये दोनों क्रियाएं मिलजुल के काम करती हैं। तो ये भेद एक जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों से पूछा जाता है जब कि भाई आपके पास 12वीं कक्षा में भूगोल था, हाँ जी था हमारे पास, तो चलो भैया आपने पढ़ा होगा तो बताओ बेटा अपर्दन की क्रिया किस तरीके से होती है। तो ज़्यादातर बच्चों का ये जवाब होता है मिट्टी का कटाव होता है जी। ये एक भूगोल के विद्यार्थी का जवाब नहीं हो सकता, और उसे इस तरीके से जवाब देना भी नहीं चाहिए। तो ये दोनों क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और भौतिक भूगोल का जब आगे हम अलग अलग विषय अलग अलग जो आएंगे उनमें अध्ययन करेंगे तो इनका बड़ा व्यापक प्रयोग होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मानवीय क्रियाएं, पृथ्वी की सतह का, शुरू में भूगोल में पृथ्वी की सतह के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन जब इस सतह को इंसान, हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने तकनीकी ज्ञान से, जो कि हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, तो हमने आसपास के अपने वातावरण में काट छांट करनी शुरू करी। तो जो प्राकृतिक दशाएं थी उनको हमने अनुकूल किया, उन स्थानों पर जाके रहने लगा इंसान जहाँ के पहले जाना संभव नहीं था, रहना संभव नहीं था। ज़्यादा ठंडे क्षेत्र थे, या ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों वाले क्षेत्र जहाँ पर इंसान का रहना थोड़ा मुश्किल है।
तो इंसान का जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान बढ़ता गया, उसने अपने आसपास के क्षेत्र को अपनी ज़रूरत के अनुसार से ढालना शुरू किया। और ये जो परिवर्तन था, इससे जब पृथ्वी की सतह, जिसका अध्ययन करना भौतिक भूगोल का मूल उद्देश्य है, तो तब भूगोलविदाओं को ये लगा कि भाई अब जो ये मानवीय क्रियाएं हैं, इनके बारे में भी पढ़ा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और उससे पृथ्वी की सतह किस हिसाब से प्रभावित हो रही है। और तब अलग अलग विषय इसके अंदर हुए, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ भूगोल की 2 शाखाएं हो गई, आप इसको कह सकते हैं कि भाई भौतिक भूगोल अलग हो गया और मानव भूगोल अलग हो गया। मानव भूगोल में मानवीय जो क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में अभी भी वही जो मूल बातें जो पूर्व में पढ़ी जाती थी उन्हीं को, और जो उसमें चीज़ों का समावेश हो गया नए नए अध्ययनों से, उसके बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान में खास करके ज़्यादातर जो छात्र हैं वो हिंदी माध्यम के हैं। खैर राजस्थान नहीं, हरियाणा, ये जितने भी हिंदी बोलने वाले क्षेत्र हैं उसमें जो माध्यम है पढ़ने का वो हिंदी है। अच्छे जो अध्ययन करने योग्य चीज़ें हैं भूगोल में, वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा है। हिंदी में काम कई भूगोलवेताओं ने बहुत बेहतरीन किया है, जिसमें अगर आप देखें और आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, जैसे R.D. दीक्षित, एक प्रोफेसर, अब तो वो नहीं रहे, उनकी एक किताब है भौगोलिक विचारधारा की, अगर आप उसको पढ़ें, मार्वलस बुक, बहुत अच्छी। सविंदर सिंह की किताब है। इसी तरीके से और लोग भी हैं, माजिद हुसैन हैं। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा मेहनत से किताबों को लिखा। लेकिन ऐसे भी कई लेखक हैं जिन्होंने भूगोल के करीब करीब सभी विषयों पर किताबें लिखी। तो यहाँ एक ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई भूगोल के, भौतिक भूगोल में हिंदी शब्दकोश भी अब कई पब्लिशिंग हाउस से आ रहे हैं, और अंग्रेज़ी में तो पेंगुइन की है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की डिक्शनरी है, वो भी बड़ी लाभदायक हैं यदि उसको रेफ़र करके आप चीज़ें पढ़ें। क्योंकि जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि अब तो नौकरी कोई डिग्री के आधार पे तो मिलती नहीं, आप BA करें, MA करें, B.Ed करें, PhD करें, कुछ भी करें, लेकिन अंततः आपको जाकर किसी भी नौकरी के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि राज्य के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो लेते हैं, सेंटर में UPSC लेती है। उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस तरीके से नहीं पूछे जाते जिस तरीके से सामान्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके अंदर बड़ा पिन पॉइंटेडली आपसे चीज़ पूछी जाती है, और यदि आप उस क्रिया, उस विषय या उस आकृति के बारे में नहीं जानते तो आप उसका संक्षिप्त जवाब नहीं दे पाएंगे, और उस कारण आप स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप पढ़ें, क्योंकि आप मान लो BA या जो भी MA के आपको एग्ज़ाम देने हैं वो पढ़ें, लेकिन साथ साथ कोशिश ये करें कि जो भौतिक भूगोल के अंदर या किसी भी भूगोल के उसके अंदर कोई तकनीकी शब्द आता है तो उसकी परिभाषा जानने की उत्सुकता आप में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो आपसे उन्हीं चीज़ों के बारे में पूछा जाए। अब यदि एक उदाहरण स्वरूप लीजिए कि आप मान लीजिए कंपटीशन का कोई पेपर देने गए, उसमें आपसे पूछा जी वायु प्रदूषण क्या है, तो बतौर भूगोल के विद्यार्थी के आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मुख्य ऐसी क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है, और किस तरीके का वायु प्रदूषण होता है। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किन चीज़ों से निकलती है, क्या है इसके स्रोत, और ऐसी कौन सी मानवीय क्रियाएं हैं जिनसे ये चीज़ें सब निकलती हैं। आप ये जवाब नहीं दे सकते कि साहब ईंट के भट्ठों से धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है, घर के चूल्हे गांव में से धुआं निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है, खेत के अंदर फसल काटने के बाद जब उसके अंदर पराली या जो अड़ंगा और बच जाता है उसको किसान जलाते हैं, उससे प्रदूषण होता है ना। ये तकनीकी जवाब नहीं है।
तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब अब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें कोशिश यही रहेगी कि जो जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। धन्यवाद।